बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने इस वक्त नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल का फ़ैसला है जो कराची की एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 16 ने सुनाया है। फ़ैसला लिखा है एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 16 के जज राशिद मुस्तफ़ा सोलंगी ने। और ये स्पेशल केस नंबर 323, 627, 628 हैं 2018 के। केस का उन्वान है रियासत बनाम अनवार अहमद खान उर्फ राव अनवार, सन ऑफ निसार अहमद खान व दीगर। केस के शुरू में ही तफसील दी गई है कि जो इस केस में मुल्ज़मान थे तो उनमें 6 ऐसे हैं जिनको पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है। उनमें एक राव अनवार हैं और इनके अलावा 5 दीगर हैं। इसके अलावा 12 ऐसे मुल्ज़मान हैं जो अभी तक यानी इस फैसले तक तहवील में थे, कस्टडी में थे, और 7 ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जो मफरूर हैं या जो गायब हैं। FIR नंबर वगैरह की तफसील भी दी गई है। ये बात बहुत अहम है। इस केस को पढ़ते हुए मुसलसल ये एहसास हुआ कि फ़ैसला बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी में लिखा गया है, जो किसी हद तक हैरानकुन बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि केस बहुत ही ज़बरदस्त उसलूब में ये फ़ैसला लिखा गया है। यानी टेबल्स दिए गए हैं प्रोसिक्यूशन की जानिब से, इस्तिग़ासे की जानिब से, जो गवाह पेश किए गए तो हर गवाह की गवाही के मुताल्लिक़ एक खुसूसी यानी टेबल बनाकर आगे फिर बताया गया कि उस गवाह ने क्या कुछ कहा था और उसमें उसका खुलासा क्या है। फिर इस्तिग़ासे का केस पेश किया गया है, मुख्तलिफ़ वकीलों की जानिब से जो दलाइल दिए गए हैं, फिर जो दिफा में जो कुछ कहा गया है। तरतीब बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हमारे एंटी टेररिज्म के जज साहिबान, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जज साहिबान अगर इस तरह के फ़ैसले लिखेंगे तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि इस अंदाज में अगर फ़ैसले लिखे जाने लगें, क्योंकि ये फ़ैसला तो कुछ इस तरह लिखा गया है कि ऐसे फ़ैसले शाज़ व नादिर आपको हाई कोर्ट में ही कहीं मिलते हैं। यानी मेयार के लिहाज से, प्रेजेंटेशन के लिहाज से, उसलूब के लिहाज से, ज़बान के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, ये हैरानकुन भी है, खुशाइंद भी है। बहरहाल फ़ैसला लिखा गया है 23 जनवरी 2023 को। और इस केस में जज साहिब ने, सोलंकी साहब ने बिल्कुल शुरू में ही ये भी बता दिया है कि उनके सामने जो तनक़ीह तलब उमूर थे, यानी जो इश्यूज़ थे जिन पर उन्होंने फ़ैसला सुनाना था, वो क्या उमूर थे। ये आपको मिलेंगे पेज 11 से आगे। ये कुल फ़ैसला 43 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 43 पेजेज़। तो इसमें जो पैरा नंबर 8 है, सफ़हा 11 के आखिर में, वहाँ उन्होंने वो तनक़ीह तलब उमूर शुरू किए हैं। पहला सवाल उन्होंने ये सामने रखा है कि क्या नकीबुल्लाह और उनके अलावा दीगर चंद अफराद जो उनके साथ थे, क्या 13 जनवरी 2018 को उनको जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया? दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि जो तनक़ीह तलब अम्र है कि क्या नकीबुल्लाह और उनके 2 साथियों को इस्फ़हानी रोड, कराची से अगवा किया गया था, उस होटल से। तीसरा उन्होंने ये लिखा है कि ये जो नकीबुल्लाह और उनके साथी हैं, क्या इनको पुलिस स्टेशन अब्बास टाउन में, पुलिस चौकी में रखा गया, फिर टॉर्चर किया गया, फिर छोड़ दिया गया बाकियों को, और जबकि नकीबुल्लाह महसूद को राव अनवार और दीगर जो उनके साथ शरीक मुल्ज़िमान थे उनके हवाले किया गया। चौथा तनक़ीह तलब अमर उन्होंने ये नोट किया है कि ये जो मुल्ज़िमान हैं, क्या ये 13 जनवरी 2018 को इन्होंने उस फायरिंग में जिनमें ये नकीबुल्लाह और उनके दीगर साथी कत्ल किए गए, क्या उस फायरिंग में इन मुल्ज़िमान में ने बराह रास्त हिस्सा लिया? सवाल की नोयत पर भी ज़रा गौर कीजिए। अच्छा, पाँचवाँ तनक़ीह तलब अमर उन्होंने ये लिखा है कि क्या ये जो मुल्ज़िमान हैं, इन्होंने उस कत्ल में कोई इआनत की है, मदद की है, उसको फ़ैसिलिटेट किया है? छठा
अमर उन्होंने ये लिखा है कि क्या इन मुल्ज़िमान के पास से वो असलहा बरामद हुआ जिनसे ये कत्ल किए गए, और फिर वो असलहा इन्हीं मकतूलीन के खाते में डाल दिया गया था कि ये गोया इनके पास था और इस तरह एक इनकाउंटर हुआ था। और फिर आखिरी सवाल ये कि फिर फैसला क्या होगा। उन्होंने जज साहब ने ये भी यानी एक अच्छा काम किया है कि बिल्कुल शुरू में ही आपको अपना नतीजा फ़िक्र और जो नतीजा बहस है वो सामने रख दिया है। जो पहला सवाल था कि क्या जाली पुलिस मुकाबले में इनको कत्ल किया गया, तो उसका तो उन्होंने सीधा-साधा जवाब दिया है इन अफ़र्मेटिव कि हाँ, ये साबित हुआ है कि जाली पुलिस मुकाबले में इनको कत्ल किया गया था। ये बात बहुत अहम है। फिर क्या इनको उस होटल से अगवा किया गया था, तो ये नहीं कहा कि डिसप्रूव्ड, बल्कि कहा है नॉट प्रूव्ड। कानूनी शहादत के तलबा जानते हैं कि नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड में फ़र्क होता है। नॉट प्रूव्ड का मतलब तो ये है कि साबित नहीं किया जा सका, और क्यों नहीं, यानी वो सबूत का जो मेयार था, जो दरकार सतह थी, उस हद तक सबूत फराहम नहीं हो सका। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि गलत साबित किया गया, गलत नहीं साबित हुआ, लेकिन इसका होना साबित नहीं किया गया, यानी सबूत उस दर्जे का नहीं था। इसी तरह जो तीसरा तनक़ीद तलब अमर उन्होंने लिखा था कि क्या इनको जेल पुलिस चौकी में रखा गया अब्बास टाउन में और फिर वहाँ से राव अनवार के हवाले किया गया, तो इसके मुतालिक भी उन्होंने डिसप्रूव्ड का नहीं कहा, बल्कि नॉट प्रूव्ड का कहा है। अलबत्ता जो चौथा सवाल था जिसके मुतालिक मैंने कहा था कि सवाल की नौइयत पर ज़रा गौर करें कि क्या इन मुल्ज़िमान ने, राव अनवार वग़ैरह ने बराह रास्त फायरिंग में हिस्सा लिया, तो कहते हैं डिसप्रूव्ड, यानी इनका फायरिंग में बराह रास्त हिस्सा लेना, इसको गलत साबित किया गया, यानी इन्होंने हिस्सा नहीं लिया बराह रास्त फायरिंग में। चले नहीं लिया, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, तो क्या किसी को कत्ल करने या करवाने के लिए खुद बराह रास्त हिस्सा लेना ज़रूरी होता है? इस सवाल पर एक दफ़ा फिर गौर कीजिए। बहरहाल, पांचवा जो सवाल उन्होंने सामने रखा था कि क्या इन मुल्ज़िमान ने, राव अनवार वग़ैरह ने, चलें बराह रास्त तो हिस्सा नहीं लिया फायरिंग में, लेकिन क्या इन्होंने उसके कत्ल में, इन लोगों के कत्ल में, बिलखुसूस नकीबुल्लाह के कत्ल में मदद की, तो कहते हैं ये नहीं कहा डिसप्रूव्ड, कहा नॉट प्रूव्ड, यानी यहाँ भी सबूत उस दर्जे का नहीं था कि हम कहें कि साबित हो चुका। और फिर क्या असलहा बरामद हुआ नहीं हुआ, उसमें चूंकि काफ़ी तफसील है, तो कहते हैं कि वो मैं नीचे बयान करूंगा। और आखिर में नतीजा क्या निकला है वो भी बता दिया कि मुल्ज़िमान बरी किए जाते हैं। अच्छा, बरी क्यों किए जाते हैं मैं आखिर में फिर बताऊंगा कि बरी किए गए हैं शक का फ़ायदा देकर। ये बात बहुत अहम है। देखें, 3 उमूर ऐसे हैं इन 6 में से जिनके मुतालिक उन्होंने ये नहीं कहा कि डिसप्रूव, बल्कि कहा नॉट प्रूव्ड, यानी वो सबूत उस दर्जे का नहीं था कि हम कहते हैं कि हाँ बात साबित हो गई, सबूत ज़रा कमज़ोर दर्जे के थे। और एक के मुतालिक कहा कि ये साबित हो चुका, यानी जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल साबित हो चुका, लेकिन बाकी 3 उमूर ऐसे हैं जिनमें सबूत उस दर्जे का नहीं था। और एक के बारे में कहा डिसप्रूव के राव अनवार वगैरह ने बराह रास्त फायरिंग में हिस्सा नहीं लिया, इसको तो डिसप्रूव कहा है, बाकी 3 के मुतालिक कहा कि सबूत उस दर्जे का नहीं था। ये बहुत अहम उमूर हैं और इन पर तफसीली बहस की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मुकदमा है इसकी अहमियत से पूरी कौम वाकिफ़ है। बुनियादी तौर पर ये जो 3 उमूर में जज साहिब ने ये कहा है कि सबूत उस दर्जे का नहीं था, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर 2 काम किए हैं। या तो इस्तिग़ासे के गवाहों के बयानात में तज़ादात बयान किए हैं। वो तज़ादात क्या वाक़ई इस नौइयत के हैं कि उनकी बिना पर उस गवाही को मुस्तरद किया जा सके? इसमें काफ़ी तफ़सीली बहस हो सकती है। इसी तरह जो वाक़याती शहादतें और सीडीआर यानी टेलीफ़ोन कॉल्स वग़ैरह का जो डेटा रिकॉर्ड पेश किया गया, उसमें क्या कुछ था, या वो जो ये जो मुल्ज़िमान हैं, इनकी लोकेशन वग़ैरह के मुतालिक जो तफ़सीलात हैं, तो उसमें उन्हें कहीं-कहीं गैप्स बयान किए हैं। मैं क्रिमिनल लॉ कोई 20 साल से पढ़ता पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मेरी नाक़िस राय तो ये है कि इस मुकदमे में जिस तरह का शक जज साहिब ने बार-बार बताया है ना कि शक है,
تو اس طرح کا شک تو آپ کسی بھی کرمنل کیس میں بیان کر سکتے ہیں، اور اگر شک کے اس درجے پر آپ کہیں کہ ہم سزا نہیں دے سکتے، تو پھر تو یقین کیجئے کہ بہت ہی کم کیسز ایسے ہوں گے جن میں آپ سزا دے سکیں گے۔ مطلب میرا یہ ہے کہنے کا کہ شک کا جو فائدہ راؤ انوار اور ان کے ساتھیوں کو اس مقدمے میں جج صاحب نے دیا ہے، شک کا یہ فائدہ اگر آپ باقی مقدمات میں باقی ملزمان کو بھی دینا شروع کر دیں تو شاید ہی آپ کسی کو سزا دے سکیں۔ شک کا فائدہ ہوتا کیا ہے، اس پر کافی تفصیلی بحث کی ضرورت ہے، اور اگر شک کا فائدہ اسی طور پر ہم نے دینا ہو تو پھر تو سارے کرمنل کیسز ختم کرنے ہوں گے، پھر تو کوئی یوں کہیں آپ جزا و سزا کا آپ کے پاس جو قانون ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں باقی رہتا۔ یہ ضرور نوٹ کیجئے، میں مکرر عرض کرتا ہوں کہ ان ملزمان کو انہوں نے باعزت نہیں بری کیا بلکہ شک کا فائدہ دے کر بری کیا ہے۔ یعنی اگر یہ شک اس طرح انہوں نے نہ کریٹ کیا ہوتا اور اس طرح اس کو بہت زیادہ اہمیت انہوں نے نہ دی ہوتی، بہت زیادہ وزن نہ دیا ہوتا، تو شاید ان ملزمان کو اس طرح بری نہ کیا جاتا۔ میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم آف دی کنسیڈرڈ ویو، یہ پیرا 61 ہے جو آخر میں انہوں نے 42 صفحے پر، جیسے میں نے عرض کیا ٹوٹل 43 صفحات ہیں، 43، تو پیج 42 پہ، صفحہ 42 پہ، پیرا 61 میں وہ اپنا نتیجہ بیان کرتے ہیں۔ آئی ایم آف دی کنسیڈرڈ ویو دیٹ the prosecution, since has failed to bring home guilt of the accused beyond any reasonable doubt, and for giving benefit of doubt to an accused, it is not necessary that there should be many circumstances creating doubt. پروسیکیوشن شک سے بالا تر جرم ثابت نہیں کر سکی، استغاثہ ثابت نہیں کر سکی ملزمان کے لیے، اور یعنی بہت زیادہ، یعنی شک کا فائدہ دینے کے لیے کوئی بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بس اگر شک ہو گیا تو کافی ہے۔ تو اس لیے I therefore extend benefit of the doubt to the accused انوار احمد خان عرف راؤ انوار اور وغیرہ وغیرہ، ان سب کو میں شک کا فائدہ دے رہا ہوں۔ تو یہ شک کا فائدہ دے کر بری کیے گئے ہیں، یہ بات اہم ہے، یعنی باعزت بری نہیں کیے گئے، لیکن باعزت ہو یا شک کا فائدہ ہو بری کر دیے گئے۔ اور اس میں کسی حد تک میں کہوں گا افسوسناک امر یہ ہے کہ اس پورے فیصلے میں کہیں بھی آپ کو اسلامی قانون کا حوالہ نہیں ملے گا سوائے ایک جگہ کے۔ یہ اسلامی ریاست ہے، یہاں کا آئین اسلامی ہے، یہاں کا قانون اسلامی ہے، یہاں کے تمام عدالتوں پر یہاں لازم ہے کہ تمام فیصلوں میں وہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں قانون کی تعبیر و تشریح کریں، قانون کا مفہوم متعین کریں۔ اس اسلامی ملک میں، اسلامی ریاست میں، اسلامی آئین اور اسلامی قانون کے ہوتے ہوئے جج صاحب 43 صفحات کے فیصلے میں صرف ایک پیراگراف میں اسلامی قانون کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہ بھی بس مختصر ایک جملے میں، یہ ہے پیرا 59، اور وہ کیا ہے؟ وہ شک کے فائدے کے بارے میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسلامی قانون کا بھی یہ ایک اصول ہے مسلمہ کہ قاضی اگر کسی مجرم کو معاف کر دینے میں غلطی کرے، یہ اس غلطی سے بہتر ہے کہ وہ کسی معصوم کو سزا دے۔ یعنی راؤ انوار صاحب کو بچانے کے لیے ہمیں اسلامی قانون کا بھی سہارا لینا پڑا، اور وہ بھی بس ایک ہی جملے میں۔ اس سے آگے ہم نے مزید کوئی اسلامی قانون کا نہ اس سے آگے نہ پیچھے کوئی ذکر کیا ہے، حالانکہ اسلامی قانون اس معاملے میں بہت تفصیلی ہے۔ ایک دو نکات میں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن ایک بات میں استغاثہ اور تفتیشی افسران کے بارے میں بھی بتاؤں۔ اس کیس کو پڑھتے ہوئے مسلسل احساس ہوتا ہے کہ تفتیشی افسران نے صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کی۔ ظاہر ہے ان کا پیٹی بند بھائی اگر ملوث ہو، یا بہت سارے بھائی ملوث ہوں، یا ان کا آفیسر ملوث ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ اسی طرح استغاثہ نے صحیح طریقے سے کیس کو نہیں لڑا، یہ بات بھی بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے بار بار اس کیس کو پڑھتے ہوئے۔ صحیح طریقے سے انہوں نے کیس پریزنٹ نہیں کیا۔ نقیب اللہ کے والد صاحب اس دوران میں فوت ہو گئے ہیں، ان کا بھی بدقسمتی کے ساتھ ذکر اس فیصلے میں آیا ہے۔ تو وہ خود فوت ہو گئے، اور باقی ظاہر استغاثے کے رحم و کرم پر تھا تو انہوں نے مقدمہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ لیکن عدالت نے بھی، جیسے میں نے عرض کیا، بہت ہی زیادہ نرمی کا مظاہرہ کیا ہے ملزمان کو شک کا فائدہ دینے میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب عدالت نے اتنا مان لیا ہے کہ جعلی پولیس مقابلے میں بندے مارے گئے ہیں،
तो फिर चलें, इन्होंने नहीं मारा, किसने मारा? ये क्या ये नहीं मालूम करना चाहिए था, या क्या इस पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए था? यहाँ वो रुकावट सामने आ जाती है जो हमारे अदालती निज़ाम की जड़ों में बैठा हुआ है। ये मुसीबत है जिसकी तरफ मैं कई दफ़ा मुख्तलिफ फोरम्स पर, मुख्तलिफ मौक़े पर इशारा करता रहा हूँ। हमारा निज़ाम है एडवर्सरियल, यानी इस मुखासिमाना जिसको कहते हैं। इसमें एक फरीक साबित करता है और दूसरा अपनी सफाई पेश करता है। जज बस इन्हीं दोनों को देखता है। अगर इस्तिगासे ने इनके खिलाफ मुकदमा पेश किया और साबित नहीं कर सका, ये बरी हो गए। अब किसने किया है? चूंकि इस्तिगासा किसी और के खिलाफ कुछ कर नहीं रहा और उनका केस तो इनके खिलाफ था, ये तो बरी हो गए, तो अब किसने किया है? जज साहब ये नहीं पूछ सकते। ना जज साहब इस बारे में कोई फैसला सुना सकते हैं, ना कोई डायरेक्टिव जारी कर सकते हैं। ये बुनियादी मसला है हमारे कानूनी अदालती निज़ाम का। ये एडवर्सरियल सिस्टम जो अंग्रेज़ों से हमें विरसे में मिला है, ये इंसाफ देने के लिए नहीं बना। ये बुनियादी मसला, और इसमें हमारे जो दोस्त हैं आसिफ महमूद साहब, मुमताज़ सहाफ़ी, एंकर और हाई कोर्ट के वकील भी हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली जो किताब लिखी है पस कानून, उसमें इसकी बहुत सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी कि अंग्रेज़ों से हमें विरसे में जो कानूनी निज़ाम मिला है, क्या ये वाकई इंसाफ देने के लिए बना है? ये इंसाफ देने के लिए नहीं बना। आखिर में दो तीन निकात इस्लामी कानून के हवाले से, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, यहाँ आईन इस्लामी है और यहाँ अदालतों पर लाजिम है कि वो इस्लामी उसूलों की रोशनी में फैसले करें। जज साहिब को सिर्फ शक के फ़ायदे में इस्लामी कानून याद नहीं आना चाहिए था, बल्कि उनको ये भी याद आना चाहिए था कि इस्लामी कानून का बुनियादी तरीन उसूल ये है कि कोई इंसानी जान ज़ाया ना हो। अगर कोई इंसान कत्ल किया गया है तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी पर आयद होगी। अगर कोई जिम्मेदार मुतय्यन नहीं किया जा सके तो उस इलाके पर जिसका कंट्रोल हो वो जिम्मेदार होंगे, और अगर इस तरह भी तयन ना हो तो हुकूमत जिम्मेदार होगी, रियासत जिम्मेदार होगी। ये इस्लामी कानून का बुनियादी तरीन उसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि एक सहाबी यहूदियों के इलाके में मकतूल पाए गए, तो हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मालूम किया और कोई कातिल मालूम नहीं हो सका, तो आपने फरमाया कि इंसानी जान जाया नहीं जाएगी, तो हम बैतुल माल से इसकी दियत अदा करेंगे, कौम इसके लिए जिम्मेदार है और हम ये जिम्मेदारी उठाएंगे। यानी इस टाइम उन्होंने ये उसूल तय किया। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में हुजूम में, भगदड़ में एक शख्स की जान चली गई, मालूम नहीं हो रहा था कि किसने कत्ल किया या कैसे कत्ल हुआ, लेकिन चूंकि इंसानी जान थी तो सैयदना अली कररमल्लाहु वजह ने उनको ये कहा कि इंसानी जान ज़ाया नहीं जा सकती, इसकी दियत हमें अदा करनी होगी, हम हुकूमत, रियासत, पूरी कौम इसके लिए जिम्मेदार होगी। तो उस इलाके पर कंट्रोल किसका था जज साहिब? उस इलाके पर कंट्रोल किसका था? इस्तिगासा से पूछना चाहिए। उस इलाके पर कंट्रोल किसका था? तफ्तीशी अफसरान से पूछना चाहिए। जिम्मेदारी तो उनकी है, और अगर किसी की जिम्मेदारी नहीं है तो रियासत जिम्मेदार होगी। मैं, आप, हम सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे, यहाँ भी और अल्लाह के सामने भी। आगे क्या होगा? इस मुकदमे में अपील हो सकती है, लेकिन मेरी नाक़िस राय तो ये है कि जब ट्रायल कोर्ट में बरी किया गया किसी को, तो फिर अपील में उसको सज़ा दिलवाना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। हाँ, ये एक मौहूम सा इम्कान बहरहाल है कि क्या पता हाई कोर्ट के कोई फाजिल जज साहिब ये सारी कमज़ोरियाँ देख लें और फिर कहें कि ये मुकदमा सही नहीं चलाया गया, री-ट्रायल के लिए भेज दें, नए सिरे से मुकदमा चलाएँ। लेकिन नए सिरे से मुकदमा चलाने में भी क्या होगा? वही तफ्तीशी अफसरान होंगे। चलें, इन तफ्तीशी अफसरान की जगह आप किसी और को ले आएँगे, वही इस्तिगासा के वकील होंगे। चलें, इनके बजाय आप किसी और को ले आएँगे। लेकिन अगर आपकी पूरी रियासती मशीनरी कुछ लोगों को बचाने के लिए हो, इंसाफ देने के लिए ना हो, तो फिर री-ट्रायल का भी कोई फ़ायदा मुझे तो नज़र नहीं आता, और अगर होगा भी तो ये एक बहुत लंबी जंग है। वैसे भी कानून की हुक्मरानी की जंग बहुत तवील है और अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।